हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे सीटेट का मैथ पैडागोजी, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। तो आप लोग जरूर देखिए, कहीं जाइएगा मत। हम समझाते हुए बताते हुए व्याख्या के साथ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। 44 लिखने के लिए कहने पर रोड सेकेंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? कह रहा है 44 लिखने की बात कही गई शिक्षक के द्वारा, लेकिन वो क्या किया, बच्चे जो थे वो 404 लिख दिए। तो इसको हम कैसे बच्चों को समझाएंगे, ठीक ना? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करें। मतलब उनके प्रतियों का मतलब हो गया कि बच्चों के जो कॉपी में लिखे हैं बच्चे, उसके उत्तर को क्या करे, सही करे। या फिर बी ऑप्शन है, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाए। कह रहा है कि ठोस सामग्री जैसे मूर्त वस्तु को क्या करके, विनिमय करके मतलब उपयोग करके मूर्त वस्तु को समझाए, ठीक ना? या तो उन्हें उन लोगों के साथ सामूहिक करे जिन्होंने उत्तर सही ढंग से किया है, ठीक ना? और डी है, उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहे। तो देखिए, जो शिक्षक होने के नाते क्या होगा, ठोस वस्तु का क्या करेंगे, जो वस्तु दिखने वाली होती है उसी के क्या करेंगे, वितरित करके अलग अलग भागों में बांट करके समझाएंगे, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है टेस्लेशन, बी है सिमिस्ट्री, सी है पैटर्न और डी अनुपात। देखिए, अनुपात जो होता है, अनुपात प्राथमिक स्तर पे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक ना? रेशियो जो होता है प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है, तो वह रेशियो क्या हो जाएगा, इसका हिस्सा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखते हैं। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि विभिन्न आयामों के दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है पैमाना, बी है ग्राफ, सी है धागा और डी है टाइल्स। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसको और छोटा कर दे, आपको दिखने लगे आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन है, मूल रूप से ये कह रहा है कि विभिन्न आयाम मतलब दो साइजों के अलग अलग तरीके से बने हुए आयत, मान लीजिए एक ऐसे आयत बना है और एक ऐसे बना है, ठीक ना? तो बिना सूत्र का उपयोग करके क्या करे, उसको एक ही क्षेत्र पर ला सकते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज़ लाना है, चाहे ऐसे हो चाहे, तो ये देखिए दोनों का क्षेत्रफल सेम है, लेकिन देखने का तरीका क्या है, एक तिरछा है और एक खड़ा बना दिया गया, ठीक ना? तो इसको कैसे समझाएंगे? देखिए पैमाना से, सही बात है, पैमाना से समझाएंगे नहीं, ये ग्राफ से समझा सकते हैं, ग्राफ पेपर पर इसको हम समझा सकते हैं, और टाइल्स के माध्यम से, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर, बी है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सी है गणित की प्रकृति और डी है व्यक्ति की क्षमता। करा इसमें कौन कारक है जो गणित को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक ना? तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है,
यह निभा सकती है। अगर आपको समाज के हिसाब से नहीं मिलेगा परिवेश, तो आप नहीं सीख पाएंगे गणित, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे कोई लैंग्वेज ही हो, नहीं सीख पाएंगे। ठीक ना। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 और 1/3 से कम है? तो ऑप्शन नंबर 1 है TLM विधि का उपयोग करके, बी है पेपर स्ट्रिप्स का उपयोग करके, ठीक ना, और सी है डायनेसिस ब्लॉक डी का उपयोग करके, और डी है चार्ट का उपयोग करके। तो देखिए, सबसे आसान विधि जो होती है पेपर स्ट्रिप का उपयोग करके। पेपर स्ट्रिप का मतलब है हम एक पेपर ए ले लिए और एक पेपर ए ले लिए, ठीक ना। तो इसको हम 4 भाग में कर देते हैं और इसको 3 भाग में कर देंगे। तो इससे ये पता चलेगा, दोनों एक ही साइज के पेपर है लेकिन ये 4 भाग में है और ये 3 भाग में है। तो इससे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे बता सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उसको अगर गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, बी है संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, सी छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए अवसर प्रदान करना, और डी है लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो देखिए, जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित पढ़ाना है और पाठ योजना बनाना है तो कम से कम बच्चों को तो अवसर देना जरूरी है, ठीक ना। निर्माण के लिए अवसर देना बहुत जरूरी है, अवधारणा को समझाना भी जरूरी है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसी रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं मानी या माना नहीं जा सकता, ठीक ना। करेक्ट। इस कितने ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन ऐसा है कि जो रचनावादी गणित की नहीं है, उसको विशेषता के रूप में नहीं मान सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, बी है शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं, और सी उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, और डी है गणित और अन्य पाठ क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया। तो देखिए, इसका जो कहने का मतलब है रचनावादी गणित जिसमें क्या है सीखने की बात है, बच्चा स्वयं कर सके, ठीक ना, वो बात कही गई है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जा सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है? ऑप्शन नंबर 1 है गणित सीखने के तथ्यों के बारे में, बी है सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है, सी है गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, और डी है विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कर निर्माणवादी दृष्टिकोण से सही है, जो निर्माण करने वाली बात हो, ठीक ना, देखने वाला चीज देख करके सीखा जाए, करके सीखा जाए, ठीक ना। तो देखिए, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, विजुअलाइजेशन
गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 9। 9 है, बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर एक है बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, बी है मानचित्र पर शहरों का पता लगाना, और सी है चंद्रमा के उदय का समय नहीं, डी है एक संख्या पर रेखाओं का प्रतिनिधित्व करना। देखिए सबसे जो बेहतर है इस चारों ऑप्शन में से बोतल का शीर्ष दृश्य को क्या करना, खींचना है। जब बोतल के मान लो ये बोतल बना हुआ है, ये बोतल बना हुआ है, ठीक ना, ये ढक्कन है इसका। अब इसको क्या कर रहा है, इसको शीर्ष दृश्य को क्या कर रहा है, खींच रहा है। खींचेगा ढक्कन यहाँ आ जाएगा, इसमें पता चलेगा क्या क्या है, कैसे लगा है, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर एक है गणित के दर्शन या गणित के प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। भाई गणित पहले ही क्वेश्चन, क्या यही सत्य नहीं है? ये क्या कर दिया जन्मजात? क्या गणित सब लोग जन्म से ही सीख कर आते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। गणित जन्म से नहीं सीखा जाता है, यहाँ आकर के अर्जित किया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका क्वेश्चन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 11, ठीक ना। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। करना लाइक न शेयर न सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हैं, कम से कम कर दिया करिए। प्रश्न नंबर 11, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? करा गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है? ऑप्शन नंबर एक है स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। दूसरा है गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती है। बात सही है। क्योंकि सही है इसलिए कि जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं 2+2, प्राथमिक स्तर पर कहते हैं 2+2 कितना होगा, तो बताते हैं आप लोग 4 होता है, तो ये अमूर्त ही है, ठीक ना। गणित निगमनात्मक विवेचना पर आधारित है, ठीक है, ये भी बात निगमात्मक विवेचना पर यह भी आधारित है। और चौथा है गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो उसी उम्र में सीखते हैं, उसी उम्र में, ठीक ना, उसी उम्र में सीखते हैं। तो ये भी नहीं हो, ये भी बात सही है, उसी उम्र में सीखते हैं जिस उम्र में की आवश्यकता होती है, अमूर्त में, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 12 हो गया 11, अब देखते हैं 12। किसी गणितीय कथन को तब सत्य नहीं माना जा सकता जब तक उसका प्रमाण न हो। यह कथन गणित के किस स्वभाव को दर्शाता है? तो देखिए कोई भी गणितीय कथन हो तब तक नहीं उसको क्या माना जाएगा, सत्य नहीं माना जाएगा जब तक उसका परिमाण या परिणाम ना हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तर्कशीलता। तर्क बहुत जरूरी है, तर्क जब करेंगे तभी उसका प्रमाण मिलेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर देखेंगे 13, बिंदु का कोई आकार नहीं होता फिर भी उसका अध्ययन किया जाता है। यह गणित के किस स्वभाव का उदाहरण है? देखिए बिंदु का कोई आकार, ऐसे बिंदु बना दिया जाए तो उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह गणित का किस स्वभाव का उदाहरण है? तो देखिए ये जो है अमूर्तता का, ठीक ना, अमूर्तता है, ठीक ना, फिर भी उसका किया जाता है, आकार नहीं रहते हुए भी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, यदि गणित के चिन्हों के स्थान पर लंबे वाक्यों का प्रयोग किया जाए तो गणित का कौन सा स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो देखिए अगर कह रहा है कि चिन्हों के स्थान पर लंबे लंबे वाक्य दिया जाए तो कौन सा इसमें 4 ऑप्शन है, कौन प्रभावित होगा? तो देखिए ये होगा प्रतीकात्मक, जो प्रतीक होते हैं, सिंबल बने होते हैं माइनस प्लस का, वो क्या होगा, ये प्रभावित हो जाएगा, ठीक ना। अगर लिखेंगे कि
लिखो दो दू प्लस, तो हिंदी में लिखेंगे प्लस, तो इसका मतलब क्या रह गया थे? यही प्रभावित होगा ना। जो नहीं पढ़े तो लिखता है भी, हम देखिए ना, बहुत लड़के ऐसे होते जो इसको नहीं समझ में आता है तो लिखते भी है, चिन्ह को भी हिंदी में लिखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। समय देखना, दूरी मापना, पैसे का हिसाब रखना, यह गणित के किस स्वभाव का दर्शाता है? तो देखिए, जो समय देखना, दूरी मापना, पैसे का हिसाब रखना, ये सब जो दिखाता है सार्वभौमिकता को दिखाता है, ठीक ना, कि उपयोगिता को दिखाता है, ये उपयोगिता को दिखाता है, ठीक। इसका गणित में हर जगह उपयोग है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। यदि किसी गणितीय नियम को किसी देश की भाषा बदलने पर भी बदला नहीं जा सकता, तो यह किस स्वभाव को दर्शाता है? करा है कोई गणितीय नियम है, चाहे देश का भाषा बदले चाहे देश बदले, लेकिन उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, उसको नहीं बदल सकते। इसका मतलब है कि वह सार्वभौमिकता है, हर जगह हुआ है, ठीक ना, एक ही नियम चलता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। एक ही गणितीय समस्या को कई तरीकों से हल किया जा सकता है, यह कथन किस स्वभाव से संबंधित है? देखिए, एक समस्या अगर कई तरीकों से हल करेंगे तो वह रचनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। रचनात्मक तरीके से क्या करेंगे? हल करेंगे, नई सोच। रचनात्मक का मतलब नई सोच, ठीक ना, सृजनात्मक। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। यदि गणित को केवल सूत्र याद कराने तक सीमित कर दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा स्वभाव समाप्त होगा? अगर सूत्र याद कराने पर बस रख दिया जाए तो इसका मतलब है कि वह क्या समाप्त हो जाएगा? तर्क करना, जब तर्क की कोई बातें नहीं रह जाएगी, सब खाली सूत्र वो रटना है, तो ठीक ना, तो ये प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 है, गणित सभी विज्ञानों की भाषा है, यह कथन मुख्यतः किस स्वभाव को दर्शाता है? तो देखिए, ये जो दर्शाएगा, कह रहा है कि गणित सभी विज्ञानों की भाषा है, सही बात है, सभी, हर जगह। तो इसका मतलब है कि ये प्रतीकात्मकता को दिखा रहा है, ठीक है। इसको दर्शा रहा है प्रतीकात्मकता को, क्योंकि गणित की आत्मा को क्या बोला जाता है? तर्क शक्ति बोला जाता है, तर्कशील बोला जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।